पेज नंबर 252, स्टोरी ऑफ ताइवान। हाँ, चियांग काई शेक डिफीटेड बाई द CCP है ना 1949 में। एक गृह युद्ध होता है उसमें, इस युद्ध में मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसमें वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे चियांग काई शेक, ये डिफीट खा जाते हैं CCP के थ्रू। और ये चियांग काई शेक ये फ्लेट करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, एक्सेल कर जाते हैं टू ताइवान को निकल जाते हैं। ताइवान जो एक आइलैंड है, कॉलोनी रहा है ये जापान का भी और इनका भी, विद मोर, और अपने साथ क्या ले जाते हैं 300 पाउंड $US मिलियन इन गोल्ड रिजर्व एंड क्रेट्स ऑफ प्राइसलेस आर्ट ट्रेजर्स, ये अपने साथ लेकर जाते हैं। ये सब धन दौलत अपने साथ ले गए क्योंकि उनको देश को छोड़ना था, मजबूर हो गए छोड़ने के लिए। एंड एस्टेब्लिश द रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान में जाके इन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश की अपनी पार्टी को। ताइवान हैड बीन ए जापानी कॉलोनी, ताइवान जो था ये जापानी कॉलोनी रहा था एक टाइम में, सिंस द चाइनीज सीडेड, जब चाइना पीछे हट गया, सीड कहते हैं ड्रॉबैक, पीछे हट गया था। आफ्टर इस पीरियड में 1894 to 95 वॉर विद जापान, जब जापान से इसका युद्ध इस पीरियड में हुआ था, तब उस वक्त तक कायरो डिक्लेरेशन एंड पोट्सडेम प्रोक्लेमेशन है ना, प्रोक्लेमेशन रेस्टोर्ड सॉवरेंटी इन चाइना है ना, ये दो समझौते हुए चाइना, जापान और US और ब्रिटेन इनके बीच में। इसमें ये दोनों जो एग्रीमेंट्स हुए, जो ट्रूस हुए, इसमें जापान को सरेंडर करना पड़ा, तो उसकी फौज को चाइना के सामने सरेंडर करवाया गया, इसी कहते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड पैरा, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन फरवरी, और 1947 में मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हुए जिससे GMD टू ब्रूटली किल ए होल जनरेशन ऑफ लीडिंग फिगर्स, यानी ताइवान में जो पार्टी थी वहाँ के लोगों को, वहाँ की गवर्नमेंट को सबड्यू कर दिया गया, सुप्रेस कर दिया गया। किसके थ्रू? चियांग काई शेक के थ्रू है ना, ये लोग। और उन्होंने वहाँ एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी। फॉरबिडिंग इस रिप्रेसिव गवर्नमेंट के अंडर में इन्होंने क्या किया, इसके अंदर फॉरबिडिंग फ्री स्पीच, वहाँ के लोगों को स्वतंत्र रूप से बोलना, बात करना, उस पर पाबंदी लगा दी, पहली चीज़। सेकंड, अपोजिशन जो थी वो अपना मुंह नहीं खोल सकती थी, कोई बात नहीं कह सकती थी। गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही है, सब कुछ ओके है। थर्ड थिंग क्या किया उन्होंने, एक्सक्लूडिंग, वहाँ के जो लोकल लोग थे वहाँ की गवर्नमेंट में, उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको अपनी पार्टी से उनसे बाहर कर दिया गया इस रिप्रेसिव गवर्नमेंट के अंडर में। देन आता है दे कैरीड आउट, इसके बाद इस गवर्नमेंट ने, रिप्रेसिव गवर्नमेंट ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ चियांग काई शेक, ये लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, ज़मीन सुधार आंदोलन शुरू हुआ। इसमें इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जब इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए तो इसमें वहाँ की ताइवान की प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ गई। एंड मॉडर्नाइज द इकोनॉमी, और उन्होंने इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया उसके बाद, सो दैट बाई 70, और इसके बाद 1973 में ताइवान हैड ए GNP सेकेंड ओनली टू दैट ऑफ जापान इन एशिया। और एग्रीकल्चर फील्ड में इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि पूरे एशिया में जापान के बाद सेकेंड नंबर ताइवान का आएगा। वहाँ की ग्रोथ GDP, जैसे अपनी GDP होती है ऐसे वहाँ GNP एंड नेशनल सेकेंड। इसके बाद कहता है कि द इकोनॉमी लार्जली डिपेंड, वहाँ की जो ताइवान की इकोनॉमी लार्जली डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, बिजनेस पर निर्भर थी, हैज़ बीन स्टेडली। और ये जो इकोनॉमी थी इसकी ग्रोथ दिन पे दिन बढ़ रही थी। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ बीन स्टेडली डिक्लाइन, लेकिन गरीब और ताइवान में, गरीब और अमीर के बीच के जो फर्क था, जो गैप था, वो दिन पे दिन कम हो रहा था। ये एक ऑप्टिमिस्टिक साइन था। इवन मोर ड्रामेटिक एक बात और, हैज़ बीन द ट्रांसफॉर्मेशन ताइवान इनटू ए डेमोक्रेसी। एक बात और जो नाटकीय ढंग से ताइवान में हुई वो थी डेमोक्रेसी। ये कब हुआ? ये हुआ चियांग काई शेक की डेथ के बाद। उनकी डेथ 1975 में हुई। उसके बाद डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज थी, जो अपीयरेंस था, फिर से वहाँ
लौटने लगा एट ग्रीव इन मोमेंटम, और इसने गति पकड़ ली, किसने? डेमोक्रेसी ने ताइवान में। व्हेन मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड इन 1987, जब 1987 में मार्शल लॉ, फौजी हुकूमत जब वहाँ से लिफ्ट कर गई, उठा ली गई, तब डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी थी उसको उसके लिए वहाँ पर काफ़ी तेज़ी आ गई। एंड अपोजिशन पार्टी और ताइवान की जो अपोजिशन पार्टियाँ थी वर लीगली परमिटेड, उनको कानूनी रूप से परमिशन दे दी गई चुनाव लड़ने के लिए। द फर्स्ट फ्री इलेक्शन, पहला निष्पक्ष इलेक्शन जो ताइवान में हुआ, बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग लोकल ताइवानीज, उसमें लोकल वहाँ के ताइवानी जो जिनको बाहर कर दिया गया था उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, चांस दिया गया इस इलेक्शन में, इस डेमोक्रेटिक ताइवान टू पावर कहने का। डिप्लोमेटिकली मोस्ट कंट्रीज हैव ओनली ट्रेड मिशन इन ताइवान, डिप्लोमेटिकली कूटनीतिक रूप से ताइवान से जो अदर कंट्रीज के जो रिलेशन थे वो ओनली ट्रेडिंग रिलेशंस थे, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद कहता है ये पेज नंबर 253 पे देखें, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एम्बेसीज, ताइवान के साथ अदर कंट्री के फुल डिप्लोमेटिक कूटनीतिक रिश्ते और एम्बेसी जिसे हम कहते हैं राजदूत, आर नॉट पॉसिबल, ताइवान में पॉसिबल नहीं थे। क्यों नहीं थे? इन ताइवान इस कंसिडर्ड, क्योंकि ताइवान को चाइना का पार्ट माना जाए, चाइना का हिस्सा थे। तो मेन लैंड थी, जो मुख्य भूमि थी वो चाइना थी, इसलिए वहाँ एम्बेसीज सभी कुछ जो रिलेशन वो चाइना से थे। इसके बाद द क्वेश्चन ऑफ, यहाँ से आप देखें, द क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन विद द मेनलैंड चाइना, द लैंड ऑफ चाइना, जो भूमि उसके जो रिश्ते थे ताइवान के, द क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन, फिर से रीयूनाइट किया जाए, है ना, दोनों तरह पूरी तरह से दोनों को आज़ादी मिले, इंडिपेंडेंस मिले, रीयूनिफिकेशन विद द मेनलैंड रिमेन्स ए कंटिन्यूअस इश्यू, ये इश्यू कंटिन्यूस ये बना रहा है कि भाई ताइवान को पूरी तरह से आज़ादी दी जाए, है ना। ये चीज़ काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाई, है ना, चाइना ये नहीं चाहता था। रिमेन्स ए कंटिन्यूअस इश्यू, ये इश्यू बना, ये मुद्दा बना रहा, बट क्रॉस स्ट्रेट रिलेशंस, ताइवान और चाइना के बीच में जो ZW मध्य है, हिंदी वर्ड है, जो बीच में एक एरिया है, ये तो उसे कहते हैं क्रॉस स्ट्रेट रिलेशन, जो ये रिश्ते थे, मतलब दैट इज बिटवीन ताइवान एंड चाइना, इन दोनों के बीच के जो रिश्ते थे, हैव बीन इम्प्रूविंग, ये बढ़ रहे थे, है ना, इनमें बढ़ोतरी हो रही थी, इम्प्रूवमेंट हो रहा था। एंड ताइवानी ट्रेड, और ताइवानियों का बिजनेस, उनका व्यापार, एंड इन्वेस्टमेंट, और उनका पैसा इन्वेस्टमेंट जो था इन द मेनलैंड चाइना में, आर मैसिव, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ताइवान वालों का ट्रेड चाइना से, और वहाँ कई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ताइवान का वो बहुत ज़्यादा था, बड़े पैमाने पर था। एंड ट्रेवल हैज़ ऑल्सो बिकम ईजियर, ताइवान से चाइना तक के बीच का जो सफ़र था, जो यात्रा थी, वो भी काफ़ी आसान हो गई थी, उसमें ज़्यादा कंडीशंस नहीं थी दोनों के बीच में। चाइना मे बी विलिंग टू टॉलरेट ए सेमी ऑटोनोमस ताइवान, और चाइना की ये इच्छा थी कि ये हमारे अंडर में रहे आखिर तक, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए, ताइवान को अपने अंडर में रखना चाहता था। चाइना मे बी विलिंग, चाइना की इच्छा थी, मे बी विलिंग टू टॉलरेट ए सेमी ऑटोनोमस ताइवान। ऑटोनोमस कहते हैं ना, ऑटोनोमस मतलब पूरी तरह से आपको अधिकार हो, कहते हैं ना इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट, और ये है सेमी ऑटोनोमस। चाइना ही चाहता था कि जो ताइवान है ये ऑटोनोमस तो रहे लेकिन सेमी रहे, आधा हमारा अधिकार रहे और आधा वो करे, ये तब ये यहाँ ये उसकी विल थी चाइना की, मे बी विलिंग टू टॉलरेट सेमी ऑटोनोमस ताइवान एज लॉन्ग एज, उस समय तक इट गिव्स अप एनी मूव टू सीक इंडिपेंडेंस, जब तक ताइवान सर नहीं उठाता है अपनी पूरी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, तब तक चाइना सहन करता रहेगा, टॉलरेट करता रहेगा, ये सारी बातें जो भी कुछ था ये इसके पीछे था। तो ये अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्टोरी ऑफ कोरिया।